हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम थोड़ा सा BTC कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉइन आने के बाद से कुछ रीमर्स भी आया है, कुछ सच्चाई भी आया है, कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, कुछ इसको स्कैम बोल रहे हैं। तो चलिए आज इसका थोड़ा सा तहकीकात करते हैं डिटेल्स में, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इस टोकन एक्चुअल में दम है या फिर नहीं है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, BTC के बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं। आज आपके जितने सारे क्वेरीज है उसको सोल्यूशन देने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेरीज है, बहुत सारे लोगों का मेटामास्क वॉलेट के साथ में जो BTC अर्निंग करने के लिए जो उनका वॉलेट है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब एक काम करिएगा, ये जो लिंक है इस लिंक से ओपन करिएगा, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या अगर माइनिंग करने के लिए माइनर को कनेक्ट करने के बाद क्या इंटरनेट को कनेक्ट करना जरूरी है दिन रात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जेडफ्यूल की कॉस्ट बढ़ सकता है? क्योंकि आज के डेट पे जेडफ्यूल का जो कॉस्ट है 1 BUSD में 50 आपको जेडफ्यूल मिल रहा है, तो क्या उसका प्राइस बढ़ सकता है? थर्ड क्वेश्चन है, क्या BTC का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? फोर्थ क्वेश्चन है, क्या ये स्कैम है? तो चलिए बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले पहला एक उनका अपडेट आया है रिसेंटली। उनका एक कैशबैक रेफरल प्रोग्राम आया हुआ है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, जैसे कि जो माइनर होता है वो माइनर एक प्राइमरी मार्केट में मिलता है और एक सेकेंडरी मार्केट में मिलता है। तो ये जो है ये प्राइमरी मार्केट है, जहां से कि आप चाहो तो खरीद सकते हो। एक माइनर का प्राइस है 249 BUSD, है ना, 250 BUSD दे दो और आप ये माइनर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी को अगर आपको प्रमोट करना है, आप अगर रेफर करना है, तो क्या करना है, जिसको खरीदना है, आपको समझो आपको किसी के दोस्त को खरीदना है माइनर को, तो आपको एक प्रोमो कोड देना पड़ेगा और उस प्रोमो कोड को यहाँ पे पुट करने के बाद में उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा और उसमें आपको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये यहाँ से उनका रेफर प्रोग्राम शुरू होता है। तो आप सोच रहे हो कि प्रोमो कोड क्या रहेगा आपका, अगर आप किसी दोस्त को प्रमोट करना चाहते हो। तो चलिए बात करते हैं। जो प्रोमो कोड रहेगा वो होता है आपका BSC का वॉलेट एड्रेस और कुछ नहीं। आपकी BSC का वॉलेट एड्रेस आप दे दीजिए उनको, आपके दोस्त को। वो क्या जब खरीदेंगे ऑनलाइन से, बस आपका पुट करना पड़ेगा और उनको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उसी NFT प्राइस का 10% ऑफ अमाउंट का BUSD जेडफ्यूल के तौर पे। ठीक है, हालांकि लेकिन इसका कंडीशन ऐसा है, जेडफ्यूल को लेने के लिए आपके वॉलेट में एटलीस्ट 1 BTC होनी जरूरी है। यानी आप हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपकी वॉलेट में वो होनी जरूरी है 1 BTC। माइनिंग तो कर रहे हो लेकिन BTC आपकी वॉलेट में होनी चाहिए हार्वेस्ट करने के बाद। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है, अगर आप किसी दोस्त को प्रमोट करना चाहिए, दोस्त को रेफर कर रहे हो, तो उनको रेफर करिएगा। प्लीज मार्केट में ना खरीद के आप एक काम करिएगा, जो फ्री में मिल रहा है NFT वहां पे जाकर ले लीजिए। क्योंकि क्या है ना, बाद में ये कंपनी रहे ना रहे, BTC आगे जाके प्रमोट हो ना हो, तो खामोखा उनका $250 का जना वेस्ट हो सकता है। तो रिस्क मत दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त है भाई। दोस्त मतलब भाई जैसा होता है, जो भी होता है अपना होता है। किसी को पैसे के लिए किसी को डुबाओ मत भाई। आप प्रमोट रेफर मत करिए, मेरा ऐसा कहना है। अगर चाहो तो उनको गाइडेंस दीजिए कि कैसे उनको फ्री में NFT मिल सकता है, प्लीज। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हमको इंटरनेट कनेक्ट करना जरूरी है? तो देखिए, अभी उनका ये जो सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो वहां पे आप क्या करना पड़ता है, आपको NFT को कनेक्ट करना पड़ता है। तो NFT कनेक्ट का मतलब होता है कि आपको स्टेकिंग करना पड़ता है। तो जब स्टेकिंग करते हो, स्टेकिंग मतलब आपकी वॉलेट में वो रहता नहीं है, दूसरी वॉलेट में एक तरह का स्टेकिंग पे लगा दिया आपने। और स्टेकिंग करने के बाद में आपको जो BTC मिल रहा है, एक तरह का रिवार्ड के तौर पे मिल रहा है, स्टेकिंग रिवार्ड पकड़ के चलिए। तो बताओ भाई, स्टेकिंग करने के लिए आपको जो रिवार्ड मिलता है, क्या वहां पे इंटरनेट की कनेक्शन करना जरूरी है? जब आप कोई बाइनांस का जो वॉलेट है, एक्सचेंज वगैरह में आप जब कुछ स्टेकिंग करते हो, तो क्या इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है? जरूर नहीं। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने क्या किया, शायद रिसेंटली मैंने एक रात इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किया और मैंने देखा माइनिंग हो रहा है। तो ये जो बता के रखे ना, ये एक तरह का गुमराह कर रहे हैं हमको, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या जेड फ्यूल की प्राइस बढ़ सकता है? देखिए आज के डेट पे जो जेड फ्यूल का प्राइस है ये है 1 BUSD दो और 50 GW लेके जाओ। लेकिन भाई ये जो चीज है ये है क्या? आपको दिखा दूं, आप जो माइनर यूज करते हो उस माइनर पे एक लिखा है 1000 हैश रेट और एक लिखा है 10 कंजप्शन। जो 10 कंजप्शन है ये होता है 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उन्होंने लिख के रखा है तो वही होगा। तो पूरे दिन भर में अगर आप माइनर को कनेक्ट करके रखते हो तो आपका पूरा जो माइनर है ये माइनर 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली को कंजप्शन करेगा। भाई बताओ आपके घर पे जो आपने बिजली लेके रखा है उसका जो पर यूनिट का जो प्राइस है ये आज जितना था 4 साल पहले भी उतना था। हो सकता है कि 6-7 साल पहले थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 5 ये कॉन्स्टेंटली इतना बढ़ता नहीं है, ग्रेजुअली इतना बढ़ता नहीं है। एक तरह का फिक्स रेट रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो कंजप्शन जो है आपका माइनर का वो तो 10 किलोवाट रहेगा हर रोज। तो भाई आप इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है यूनिट का वो तो बढ़ नहीं रहा है, तो भाई आप जेड फ्यूल का प्राइस क्यों बढ़ाओगे? तो यहाँ पे साबित होता है कि जेड फ्यूल की जो प्राइस ये बढ़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट रहना जरूरी है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि BTZ का प्राइस अप कैसे जाएगा, प्राइस कैसे बढ़ेगा? तो चलती है, आपको पता होगा जो BTZ जो है ये पर डे 7200 BTZ माइनिंग होता है, क्योंकि हर 10 मिनट में 50, तो पूरे 24 घंटे में 7200 BTZ ही माइनिंग होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। तो समझिए फॉर एग्जांपल 15 माइनर कनेक्ट हुआ, यानी 15 लोगों ने माइनिंग लगाया, एक एक के पास एक एक माइनर था, तो 15 माइनर कनेक्ट हुआ। तो माइनर कनेक्ट होने के बाद में पर हेड 7200 पर डिवाइड बाय 15 तो कितना हो गया? हर लोगों को 480 BTZ मिलेगा पर डे। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, कंजप्शन कितना होता है? कंजप्शन पर डे वन माइनर के लिए 10 किलोवाट, क्योंकि आपको पता है माइनर में ऑलरेडी मेंशन है कि कंजप्शन 10, यानी पूरा 24 आवर्स में आपको 10 किलोवाट ही कंजप्शन होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो समझिए फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का कंजप्शन का जो रेट है वो है $10। पकड़ लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है। मैंने आपको बताया जेड फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। अगर नहीं क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसका ऑलरेडी बता के रखा हूं मैं। तो यहाँ पे $10 उसका फॉर एग्जांपल ले लीजिए, प्राइस है 10 किलोवाट का। ओके, तो आपका पर डे का कॉस्ट कितना हुआ, खर्चा कितना हो रहा है? पर डे का खर्चा है आपका $10 का, क्योंकि 480 तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको खर्चा हो रहा है 10 किलोवाट, और 10 किलोवाट का प्राइस है $10, तो आपका पर डे का कॉस्ट है $10। और तो अभी आपका एक BTZ का प्राइस कितना हुआ, BTZ का एक कॉस्ट कितना हुआ? आपको मिल रहा है डेली 480 डिवाइड बाय, यानी $10 डिवाइड बाय 480 कर दो, तो पर BTZ का प्राइस कितना आया? $0.02। ये BTZ का कॉस्टिंग हुआ, प्राइस नहीं, कॉस्ट हुआ। तो बता, अगर आपको हार्वेस्ट करने के बाद में अगर आपको $0.02 का BTZ मिल रहा है तो आप उसको कितने पैसे में बेचोगे? उसी प्राइस में तो नहीं बेचोगे, नहीं या फिर थोड़ा सा ऊपर के प्राइस में बेचोगे। तो ये जो BTZ का प्राइस यहाँ पे स्टेबल होकर रहेगा, यहाँ से वो नीचे थोड़ा सा भी जाएगा ना तो ऊपर ही रहेगा, या फिर इसी प्राइस के रेंज में रहेगा, क्योंकि आपको कॉस्टिंग इतना पे आ रहा है, तो आप इससे नीचे बेचोगे नहीं। ठीक है ना? अगर समझिए 15 माइनर की जगह पे 150 माइनर आ गए, तो 7200 तो पर डेली ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। जितना माइनर जोड़ दो, तो 7200 जो BTZ मिल रहा है ये 150 लोगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो डेली कितने लोगों को मिलेगा? पर माइनर को मिलेगा 48 BTZ। जो 480 मिल रहा था पहले आपको, वो आपको अभी कम मिलने लगेगा, 48 BTZ मिलने लगेगा, क्योंकि ज्यादा माइनर कनेक्ट हो चुके हैं। तो उसमें अभी कंजप्शन कॉस्ट कितना है आपको पता है, कंजप्शन कॉस्ट तो वही था, लेकिन आपको अभी मिल रहा है कितना? 48। तो $10 डिवाइड बाई 48, पहले 480 था, तो आपका अभी के डेट पे 150 माइनर करंट होने के बाद में BTZ का जो कॉस्टिंग हो रहा है वो $0.2 पे आ गया। तो जैसे कॉस्ट बढ़ गया तो उसका मतलब प्राइस भी बढ़ेगा BTZ का, तो इस हिसाब से प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने 150 माइनर करंट होने से पहले माइनिंग किया होगा तो उनका हार्वेस्टिंग कॉस्ट कम आया होगा, क्योंकि उनको ज्यादा मिला होगा BTC। तो उस हिसाब से जो वो अभी फायदे में रहेंगे, यहां पे इस प्राइस में बेच सकते हैं। तो जैसे जैसे माइनर बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से BTZ का प्राइस बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ये स्कैम है?
तो भाई देखिए स्कैम हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो स्कैम अगर है तो उसके अंदर से थोड़ा सा आपको क्वेश्चनरी ऐसा हो सकता है, अगर जेड फ्यूल की प्राइस फिक्स्ड रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जेड फ्यूल की प्राइस बढ़ रहा है तो भाई ये स्कैम है और कुछ नहीं, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लीज उनको टेलीग्राम चैनल पे पूछिए कि जेड फ्यूल का प्राइस कैसे बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी समझना चाहिए। नेक्स्ट है, ये कोई अच्छी सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टेड होना जरूरी है, नहीं तो हम इससे भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते। थर्ड है, सर्टिक का ऑडिट स्कोर क्या आ रहा है। सर्टिक का ऑडिट अभी तक ठीक से नहीं दिख रहा है मुझे, उनका स्कोर अभी नहीं दिख रहा है मुझे, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आया कि एक्चुअली सर्टिक का ऑडिट क्या किया उन्होंने। सबसे लास्ट वाला चीज है भाई, डू नॉट माइनिंग फॉर लॉन्गर। अगर आप माइनिंग कर रहे हो प्लीज मेरा सजेशन है, एक छोटा सा लिमिट होने के बाद में आप माइनिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जितना दिन तक माइनिंग होता रहेगा ऑटोमेटिकली आपका हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। हार्वेस्टिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा आप उसको हार्वेस्ट करने के लिए आप इतना पैसा दे नहीं पाओगे, समझिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है कि आप कुछ छोटा मोटा कुछ कम लेके, यानी आपके हिसाब से कुछ 2-3 बीटीजेड को ले लो हार्वेस्ट कर लो, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा आपको टोटल हार्वेस्टिंग देके टोटल बीटीजेड आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत है, समझो एक दिन ऐसा आएगा बीटीजेड का प्राइसिंग होके आपकी जो क्वांटिटी पड़ा हुआ है उस हिसाब से उसका प्राइस हो गया 10 लाख, लेकिन आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है करीब करीब 2 लाख रुपए हार्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप दे नहीं पाओगे क्योंकि आपको रिस्क है 2 लाख रुपए का। कैसे रिस्क है, समझिए आपने 2 लाख रुपए देकर हार्वेस्टिंग कर भी लिया, करने को जैसा बेचने जाओगे ना तुरंत ही धड़ान से कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया होगा, आपके जैसा बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो उन्होंने क्या करेंगे, वो तुरंत उसके प्राइस को डाउन करके लेके आएंगे और उस टाइम पे 2 लाख रुपए देके आप खरीद हार्वेस्ट तो कर लोगे, जैसे ही बेचने जाओगे प्राइस नीचे चला गया होगा। तो भाई मेरा ऐसा सजेशन है, अगर आप चाहो आपके हिसाब से एक छोटा सा एक क्वांटिटी आप ले लो, उस क्वांटिटी तक आप माइनिंग करके आप छोड़ दो, डिस्कनेक्ट कर लो आपका माइनर को नहीं तो बाद में बेच दो और उसी टोकन को आप खरीद कर बाहर रख लो, जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेचना शुरू करो, ठीक है ना। लेकिन अभी हार्वेस्ट मत करना, बस डिस्कनेक्ट करके रखना है आपको, जब प्राइस बढ़ेगा उस लिमिट को आप तुरंत ही बेचना है और तुरंत ही उसको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। और कुछ लोग बोले थे कि अगर हमको माइनिंग नहीं करके अगर हमको बीटीजेड को खरीद के रख लेंगे तो बहुत बढ़िया है ना, क्यों इतना माइनिंग करते रहेंगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। भाई अगर आपको खरीदना है आप खरीद लोगे, लेकिन जब बेचने जाओगे ना, अभी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी इतना ज्यादा नहीं है, अगर वो जिसका प्राइस बढ़ भी गया बाद में तो आपको अभी के डेट पे रिस्क है, ये रिस्क को आप लेके बैठोगे, जब प्राइस बढ़ेगा उस टाइम पे लिक्विडिटी पूल में लिक्विड ज्यादा होना चाहिए तब जाके कुछ कर पाओगे। तो भाई अगर आप खरीद रहे हो ना तो वहां पे ज्यादा रिस्क है, तो अच्छी बात है कि अगर आपको फ्री में माइनर मिला हुआ है तो प्लीज उसको माइनिंग करिए, एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, माइनिंग होता रहेगा, जैसे जिस हिसाब से आपको माइनिंग चाहिए, जितना आप हार्वेस्टिंग कॉस्ट दे सकते हो उस हिसाब से उसको छोड़िए, माइनिंग को बंद करिए और अपना टोकन को वैसे रहने दीजिए, हार्वेस्टिंग बाद में करिएगा जब प्राइस 10 गुना हो जाएगा। ओके, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। और अगर कुछ आपको सुझाव तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, उस पर हम तहकीकात करते हैं, चलेगा। क्योंकि ये चैनल ये आपका है, ये मेरा चैनल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ क्वेश्चनरीज आए तो उसी को लेकर मैं कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, ठीक है। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।